नमस्कार दोस्तों। आज जिन टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो बेसिकली उत्तर वैदिक कालीन के टॉपिक हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे वो एक तो अपने ऊपरी गंगा घाटी की तरफ फैल गए थे। अब हम देखेंगे कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एवं धार्मिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए और चीज़ें कैसी थीं उस टाइम पे। यानी सभ्यता कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, तो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम आर्यों के भौगोलिक विस्तार का देखते हैं कि आर्य जैसे मध्य एशिया से आए या तिब्बत से आए या फिर उत्तरी ध्रुव से आए या फिर सप्त सैंधव या ब्रह्मावर्त में ही वो रहते थे, जो भी इतिहासकारों का मत है। तो जब आर्य आए और वो सप्त सैंधव में फैले पहले, फिर उसके बाद ब्रह्मावर्त की तरफ आए और धीरे धीरे वो ऊपरी गंगा घाटी और ऐसे करते 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 बिहार, पूरा उत्तर भारत उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। यानी वहां पे वो फैलते चले गए। ये इतिहास का मत है, ध्यान रखना। इतिहास में हमें यही पढ़ाया जाता है। तो अभी हम इतिहास की बात कर रहे हैं, ना कि धर्म की। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था। हमने ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था जब हम पढ़ी थी तो वहां पे 4 प्रशासनिक इकाई थी। सबसे पहले कुल था, फिर ग्राम था, फिर विस था और फिर जन था। और इनके जो मुख्य अधिकारी होते थे, तो जैसे कुल का कुलपा, दूसरा ग्राम का ग्रामणी, विस का विस्पति और जन का राजन। और बहुत छोटे छोटे जन होते थे इनके। तो अब हम जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं और इसकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये कहां तक फैल गए। तो जो विस्तार था आर्यों का, वो सप्त सैंधव से लेके गंडक नदी तक हो गया था, यानी लगभग लगभग बिहार तक। अब जो राजा था, राजा जो था वो अब जन का राजा नहीं था, अब जनपद बन गए। यानी जन से बड़े जनपद, ऐसे ही फिर धीरे धीरे महाजनपद बने। तो अभी जनपद बन गए और राजा की जो उपाधि होती थी वो होती थी भूमिपति और एकराट। और राजाओं में साम्राज्य विस्तार की ललक चालू हो गई कि नहीं, अब हमको ये जीतना है। अब हम देखते हैं कि राजा साम्राज्य विस्तार क्यों करते होंगे। जैसे हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में राजा धीरे 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 अपने राज्यों को बढ़ाने लगे, जनपद बने। और जब हम आगे देखेंगे महाजनपद काल में, तो वही जनपद महाजनपद बन गए। तो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये क्यों हुई होगी? क्यों राजा साम्राज्य विस्तार के प्रति लालायित हुए होंगे? तो उसके पीछे कारण ये है कि उस समय कृषि का विकास इतना नहीं हुआ था जो हम आज कृषि देखते हैं ना, कि 1 एकड़ में आपको 3000 केजी अनाज हो गया। उस टाइम मुश्किल से 200, 300, 400 केजी छिड़कवा विधि जो होती है उससे अन्न बोया जाता था, लकड़ी के हल से जोता जाता था या लोहे के हल से, वो भी बैलों के द्वारा खींचा जाता था। तो अब राजा के पास अपनी प्रजा की रक्षा भी करनी है, प्रजा का पेट भी भरना है। तो उसके लिए फिर जो एक ही चीज बचेगी वो होगी युद्ध, कि बगल वाले राज्य पे आक्रमण कीजिए और वहां के संसाधनों को छीन लीजिए। तो ऐसे साम्राज्य विस्तार की उत्पत्ति हुई। कि साम्राज्य विस्तार क्यों? यानी मानव समाज में हमको क्या चाहिए? दाल रोटी मिल जाए, आराम से भगवान का भजन करें, आपकी पूरी जिंदगी ऐसे कट सकती है। लेकिन इच्छाएं कैसे बढ़ती हैं? जब आपके ऊपर कर्तव्य होते हैं, जब आपको किसी का पेट भरना होता है, तो फिर लगता है कि यार मुझे इसका पेट भरना है कैसे भी करके। अब राजा को अपनी जनता का पेट भरना है, अपने राज्य की रक्षा भी करनी है, सब करना है। तो उसके लिए फिर उन्होंने साम्राज्य विस्तार की रणनीति अपनाई। अब हम देखते हैं कि इस काल तक आते आते स्थायी राज्यों की स्थापना हो गई। यानी राज्य जो थे वो स्थायी हो गए। जैसे भारत एक देश है, तो वो जो ऊपरी हिस्सा था वो एक परमानेंट राज्य हो गया, कि भैया उसका एक नामांकन कर दिया गया कि जम्बू द्वीप, या फिर उसको हम बोलते हैं भारत के रूप में जो भारत का नामांकन हुआ, भारतवर्ष। तो इस तरीके से स्थायी राज्य बनना चालू हो गए। और यही स्थायी राज्य धीरे धीरे आगे चल के हम पढ़ेंगे महाजनपद काल में 16 हो चुके थे भारत में।
उसके बाद जो कबीलाई राजनीति थी जो हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल में, वो राजतंत्र के रूप में परिणित हो गई। राजतंत्र का मतलब कि एक शासक होता था और शासक ही सारे निर्णय लेता था जनता को लेके, राज्य को लेके, साम्राज्य को लेके, और जब वो मरता था तो उसका बेटा राजा बनता था। यानी किसी को जनता के द्वारा चुना नहीं जाता था, राजा ही सब डिसाइड करता था। और एक हायरार्की में कि भैया राजा, राजा का बेटा, फिर उसके बाद उसका पोता, फिर उसके बाद उसका पंती संती, ये ऐसे ऐसे जब तक कोई दूसरा राजा उनको हरा ना दे तब तक वो चलता रहता था। तो राजतंत्र की नींव पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि कर प्रशासन कैसा था उस टाइम पे। तो हम देखते हैं कि ज़्यादा अनाज तो होता नहीं था और इतना व्यापार भी संपन्न नहीं था, क्योंकि इतने हस्तशिल्प डेवलप नहीं हुए थे। कुंभकारी होती थी, बढ़ई वगैरह का काम होता था, बढ़ईगिरी का काम होता था, थोड़ा बहुत लोहे को गलाने का काम होता था। तो इतना ज़्यादा जो हस्तशिल्प है और जो अनाजों का व्यापार है उतना डेवलप नहीं था। तो उस टाइम पे जो कर प्रशासन था उसमें दो प्रशासनिक अधिकारियों का नाम आता है। जब हम वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें दो जो थे, एक तो भागदूत था और दूसरा था संग्रहीता। ये बेसिकली कर का निर्धारण करते थे और कर को इकट्ठा करते थे राजकोष में। और कर दो प्रकार के थे, बलि और शुल्क। बलि ये था कि जो जनता थी वो स्वेच्छा से, अपनी खुशी से राजा को कुछ चीज भेंट करती थी, तो उसको बोला गया बलि। और शुल्क वो था जो व्यापार वाणिज्य पे लगता था। अब हम देखते हैं कि अब जैसे जैसे करों में वृद्धि हुई तो राजा की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, आपके पास जब पैसा होगा तो पावर भी ऑटोमेटिक आपके पास आने लगती है, और वो तो ठहरा राजा। तो राजा के पास जैसे जैसे खजाने में पैसा बढ़ा तो उसकी सैन्य शक्ति भी बढ़ी होगी। तो जो राजा की प्रतिष्ठा है जनता के बीच में और उसकी जो शक्ति है उसमें वृद्धि हुई। अब हम देखते हैं कि जो राजा था वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उस टाइम पे बड़े भिन्न भिन्न कर्म करते थे। यानी कि एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित, जैसे मान के चलो एक राजा, नया राजा बना, अब उसको प्रतिष्ठा पानी है। जैसे आज हम लोकतंत्र में देखते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या जनता के लिए अच्छे काम किए, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए, उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए क्या काम किए, बुजुर्गों के लिए क्या काम किए, उन्होंने सेना के लिए क्या काम किए, जन कल्याण के लिए क्या काम किए। तो उनसे क्या हुआ, धीरे धीरे मोदी जी की जो प्रतिष्ठा थी वो भारत में बढ़ती गई, और भारत तो छोड़ो पूरे विश्व में बढ़ती गई। तो ऐसे ही उस टाइम पे जो राजा जैसे नया बना तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या करता था कि उस टाइम पे जन कल्याणकारी राजतंत्र की अवधारणा नहीं आई थी। तो राजा क्या करते थे कि सबसे पहले वो क्या करते थे, 3 यज्ञ करते थे। 3 यज्ञ में क्या होता था कि एक तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा एक कर्मकांड करते थे, उसमें हवन वगैरह होता था और राजा अपना एक घोड़ा छोड़ते थे, उस पर राजा का झंडा लगा रहता था राज्य का, और वो घोड़ा और उसके पीछे सैनिक चलते रहते थे। और वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता था और उन राज्यों के राजाओं ने अगर उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दिया कि भैया हम घोड़े को नहीं रोकेंगे, इस घोड़े को निकलने देंगे, तो इसका मतलब ये समझा जाता था कि वो जो राज्य हैं इस राजा की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और जहां वो घोड़ा रोक लिया जाता था जिस राजा के द्वारा, तो ये राजा फिर जाता था, युद्ध होता था, और अगर ये राजा जीत गया तो फिर घोड़ा आगे बढ़ता था, और हार गया तो फिर तो कहानी खत्म। जैसे आप देखेंगे कि रामायण में, जब हम रामायण देखते हैं पुरानी वाली, तो उसमें राम जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उन्होंने अपना जब घोड़ा छोड़ा था तो लवकुश ने उसको रोक लिया था। तो वहां पे पहले हनुमान जी गए, फिर लक्ष्मण जी गए युद्ध करने, और अंत में राम जी भी गए थे युद्ध करने। तो इस प्रकार क्या होता है कि अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, और जहां जहां से घोड़ा निकलता था वहां पे झंडियां गाड़ दी जाती थी कि भैया ये मेरा राज्य है। अगर घोड़ा नहीं रुका तो, रुक गया तो युद्ध करो, या तो उसको परास्त करो या खुद परास्त हो, वो निर्भर करेगा। फिर उसके बाद होता था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में क्या है कि जब
राजा क्राउन पे बैठने के लिए जाता था, पहली बार राज सिंहासन पे बैठने के लिए, तो जितने भी अधिकारी, कर्मचारी और जितने भी राज परिवार के लोग होते थे, तो राजा क्या करता था कि सबके घर में जा जाके उनको उपहार देता था। बेसिकली उपहार इसलिए देता था कि उनसे बदले में राजभक्ति प्राप्त कर सके। तो ये राजसूय यज्ञ था। यानी कि आप जैसे गए, आप शक्ति का जो शक्ति कैसे प्राप्त होती है आपको, कि आपकी बात कोई माने, तभी तो आप शक्तिशाली हैं। तो आपने बेसिकली क्या दिया उनको, घूस दी। यानी देखा जाए जैसे हम घूस दे देते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। तो भैया राजा जाता था, भैया ये आपके लिए उपहार हैं और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आप मेरे नीचे ही रहोगे और आप मेरी हर बात मानोगे और राजा के रूप में स्वीकार करोगे। तो ऐसे तो हो जाता था राजसूय यज्ञ। अब आता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ थोड़ा टीम टाम वाला चीज था, यानी कि उसमें बहुत दिखावा रहता था। एक घुड़दौड़ आयोजित की जाती थी या बैलगाड़ी दौड़ आयोजित की जाती थी, जिसमें कि जानबूझ के राजा का जो रथ है वो आगे चलता था और बाकी जितने भी राज परिवार के लोग होते थे उनका रथ पीछे चलता था। तो जनता में यह भावना, जनता में यह चीज दिखाई जाती थी राज परिवार के द्वारा कि ये सबसे शक्तिशाली है, देखो ये घुड़दौड़ में एकदम विजयी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई हरा नहीं सकता। तो ये राजा के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया जाता है। तो जनता में उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाती थी। तो ये 3 यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। आगे भी हम जब इतिहास पढ़ेंगे मौर्य काल में या उत्तर मौर्य काल में या गुप्त काल में, तो वहाँ भी राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अधिकारी समूह कौन कौन थे। जैसे आज के उसमें हम देखते हैं कि भैया एक कलेक्टर होता है, फिर एसडीएम होता है, फिर तहसीलदार होते हैं, फिर पुलिस प्रशासन अलग होता है, नागरिक प्रशासन अलग होता है। तो उस टाइम पे 12 रत्नियों की सूची मिलती है अधिकारी समूह के रूप में, जिसमें जो मुख्य थे, जैसे मान के चलो राजकुमार है, पुरोहित है, राजा के कुछ विशेष जो घनिष्ठ लोग होते थे वो, तो ऐसे 12 रत्नियों की सूची मिलती है। लेकिन एग्जैक्ट प्रशासन क्या था वो हम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट प्रशासन क्या होता था उस टाइम पे। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि जो समितियां थी, ऋग्वैदिक कालीन समितियां थी, सभा, समिति, विदतगण, जिसमें सभा समिति जो होती थी वो सामान्य नागरिक एवं विशिष्ट नागरिकों की सभा होती थी, विदत और गण सैनिक समितियां होती थी। तो ये थी तो अभी भी, लेकिन इनमें क्या हुआ कि जो उच्च वर्ग था उसका बोलबाला बढ़ गया। उच्च वर्ग कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, पुरोहित, क्योंकि अब वर्ण व्यवस्था रूप ले चुकी थी स्थायी रूप से। तो सभा, समिति, विदतगण अभी भी थे, लेकिन महिलाएं उसमें भाग नहीं ले पा रही थी। यानी महिलाओं की जो हिस्सेदारी थी वो बहुत सीमित कर दी गई। हम सामाजिक व्यवस्था में पढ़ेंगे कि महिलाओं की क्या स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी वो राजतंत्र के रूप में परिणत हो गई, बदल गई और एक प्रादेशिक राजतंत्र का विकास हुआ, जिसमें कि राजा का बेटा ही राजा बनता था और ज्येष्ठ बेटे को राजा बनाने का प्रचलन था। यानी नियम था कि भैया जो सबसे बड़ा लड़का होगा, जिसको हम बोलते हैं ज्येष्ठ अधिकार, कि सबसे बड़ा जो लड़का होगा वो राजा बनेगा। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहली जो चीज हम पढ़ेंगे वो ये है कि समाज में विभाजन क्या था। हमेशा किसी भी देश का किसी भी काल में जब सामाजिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो समाज के विभाजन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि समाज कितने वर्गों में या कितने वर्णों में या कितनी जातियों में, या फिर नस्लीय भेदभाव, जैसे अमेरिका में चलता है गोरा काला, दक्षिण अफ्रीका में चलता है गोरा काला। तो सामाजिक व्यवस्था में जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं तो 4 वर्ण की स्थापना हो चुकी थी। 4 वर्ण आप जानते हैं, जो वर्ण व्यवस्था हम बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये आप जानते ही होंगे कि ब्राह्मण के क्या कार्य थे, क्षत्रिय के क्या कार्य थे, वैश्य के क्या कार्य थे और शूद्र के क्या कार्य थे। तो उसको हम इतना डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इस समय तक वर्ण व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी
थी कठोर, पर उतनी कठोर नहीं थी। यानी वर्ण में आपस में एक्सचेंज हो जाता था। जैसे मान के चलो मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन कल के दिन मुझे लगा कि मुझे तो लोगों की सेवा करने में आनंद आता है, तो मेरा वर्ण बदल के हो जाएगा शूद्र। और मान के चलो एक शूद्र है, उसको युद्ध में बड़ा आनंद आता है और उसके अंदर वो है चीज कि नहीं भैया मैं युद्ध लड़ूंगा, और युद्ध अच्छे से युद्ध करता है, शक्तिशाली है, तो उसका वर्ण बदल के हो जाता था क्षत्रिय। तो इतनी कठोरता नहीं थी वर्ण व्यवस्था में। अब जब हम परिवार की बात करते हैं कि परिवार की संरचना कैसी थी, तो अभी आपने जो देखा कि हड़प्पा काल में मातृ सत्तात्मक संरचना थी, यहां पे पितृ सत्तात्मक संरचना हो गई परिवार की, और संयुक्त परिवार होते थे। लेकिन जो मुख्य भूमिका होती थी परिवार में, वो या तो पिता की होती थी या दादा की, यानी किसी पुरुष की होती थी। महिलाएं उसके अधीन रहती थी, वो जैसा कहता था वैसा सब लोग उसकी बातों का पालन करते थे। अब एक द्विज की अवधारणा आई यहां पे समाज में। द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यानी कि जिनका जो जनेऊ संस्कार होता है ना, वो हो जाने के बाद व्यक्ति द्विज कहलाता है, यानी दोबारा उसका जन्म हुआ। तो हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है सनातन संस्कृति में, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, कि जब जनेऊ संस्कार हो जाता है तो उसके बाद व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है, तो उसको द्विज बोला जाता है। तो इसमें 3 वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। लेकिन शूद्रों को यहाँ बहुत सारी उन पे अपात्रताएं लाद दी गई, और जनेऊ संस्कार और बहुत सारे संस्कार करने के लिए उनकी मनाही थी। जैसे वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाई कर ही नहीं सकते थे, वो हमेशा लोगों की सेवा ही करते रहेंगे। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था थी ना, उसमें कठोरता आती चली गई। धार्मिक कर्मकांड बढ़ने लगे। अब धार्मिक कर्मकांड क्यों बढ़े होंगे? क्योंकि किसी भी समाज में जब लोभ आ जाता है लोगों के अंदर, जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी तकनीक अपनाते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा एकत्रित हो। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि भैया किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु भोज कराना है, कोई घर में अच्छा कार्यक्रम है तो उसमें भी यज्ञ कराना है, हवन कराना है। 16 संस्कार यहाँ पे विकसित हो चुके थे, तो हर 2-4 साल में एक संस्कार होना था, उसमें पैसा। तो ब्राह्मण के पास पैसा बहुत इकट्ठा हो गया इस टाइम पे, तो ब्राह्मणों की स्थिति एकदम सर्वोच्च हो गई, और वो अपने आप को समाज का सबसे टॉप वर्ग मानने लगे, और था भी उस टाइम पे। उसके बाद फिर क्षत्रिय राजा भी थे, साथ में वो सैनिक भी थे। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन वैश्य और शूद्र की जो स्थिति ना, वो धीरे धीरे उसमें गिरावट आता चला गया। उसके बाद शूद्रों पे, जैसा मैंने बताया कि उपनयन संस्कार यानी जो जनेऊ वाला संस्कार होता है, तो शूद्रों को उससे बहिष्कृत कर दिया गया। और यहीं से आप देखते हैं कि छुआछूत का जो प्रारंभ होगा धीरे धीरे आगे आपको इतिहास में मिलेगा। महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। हर चीज में पुरुषों के नीचे उनको रखा गया, वो हर काम पुरुष से पूछ के ही करती थी। यानी जो स्वतंत्रता थी, महिला स्वतंत्रता, वो पूर्ण रूप से बाधित कर दी गई। आश्रम व्यवस्था का यहाँ पे विकास हो चुका था। जो अपने गृह सूत्र हैं और जो क्या बोलते हैं जवाली उपनिषद वगैरह है, यानी तो उनमें आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया है कि भैया 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहला आश्रम कौन सा होता है? सबसे पहला होता है अरे यार मैं भूल गया, ब्रह्मचर्य, और दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है आपका वानप्रस्थ, नहीं चौथा, तीसरा होता है सन्यास, और चौथा होता है वानप्रस्थ। यानी ये 25-25 साल के 4 आश्रम होते थे। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, उसमें बच्चा पढ़ता लिखता था, 25 साल का जब वो हो जाता था तो उसकी शादी कर दी जाती थी। फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, वहाँ वो बच्चे पैदा करता था और सामाजिक कर्तव्य निभाता था। उसके बाद जब वो 50 साल का हो जाता तो वन की तरफ गमन करता था। तो वन की तरफ जब गमन करता था तो वो वानप्रस्थ आश्रम 75 साल की उम्र का हो जाता था, तो वो पूर्ण रूप से सन्यासी हो जाता था। उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य होता था कि उसको मोक्ष प्राप्त करनी है। तो आश्रम व्यवस्था डेवलप हो गई थी। 4 पुरुषार्थ की जो अवधारणा है वो भी आ चुकी थी कि भैया जीवन में पाने लायक क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो 4 चीज़ों को बताया हमारे धर्म ग्रंथों में कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये
चार पुरुषार्थ आए और भिन्न प्रकार के जो ऋण होते हैं, चार प्रकार के ऋणों की भी बात की जाती है इस समय सामाजिक व्यवस्था में। तो चार ऋण कौन से थे कि एक तो देव ऋण था, एक भूत ऋण था, पितृ ऋण था, और देव, ऋषि, पितृ और ब्रह्म। देव मतलब देवताओं का, ऋषि मतलब हमारे जो गुरु वगैरह हैं उनका, पितृ मतलब पिता का, और चौथा था ब्रह्म यानी सर्वोच्च ईश्वर का। तो ये चार ऋण के लिए भिन्न भिन्न कर्मकांड करने पड़ते थे और इन चार ऋणों से, उन कर्मकांडों के द्वारा मुक्ति मिल जाती थी। तो देखा जाए कि पूरा जो सामाजिक व्यवस्था था ना, इतना ज्यादा कर्मकांडी हो गया था कि इस कर्मकांड के कारण आगे चल के बुद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारी सामाजिक व्यवस्था यहाँ खत्म होती है। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। अब हम जब आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि भैया क्या धातु उपयोग करते थे, वो कैसे व्यापार करते थे, क्या क्या चीज़ें उनके उपजाई जाती थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था थी वो अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। धीरे धीरे से हल्का हल्का जो व्यापार हो रहा था ना, तो कुछ कस्बे डेवलप होना चालू हो गए थे, जिनको हम जनपद बोल रहे हैं, कस्बे। हम उनको शहर नहीं बोलेंगे, कस्बे। लोहे का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। तो लोहे के प्रचलन के प्रारंभ होने से क्या हुआ कि भैया इनको मिल गया लोहा, और लोहा से बनाई इन्होंने कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी से इन्होंने जंगल साफ करना चालू किया। तो विस्तृत, अब आपने देखा होगा उत्तर भारत में जो मध्य प्रदेश के ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, और पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा हो गया, आपने देखा होगा पूरा मैदानी हिस्सा है और पूरा जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। वहाँ पे हर साल मिट्टी बाढ़ के द्वारा जमा कर दी जाती है। तो बहुत ही अच्छी यानी उर्वरक मिट्टी है वहाँ की। तो इस हिस्से को धीरे धीरे उन्होंने काटना चालू किया कुल्हाड़ी की मदद से। अभी तक वो इतनी अच्छे से नहीं काट पा रहे थे, लेकिन कुल्हाड़ी की मदद से बड़ा तेज रफ्तार से, जैसे अभी जो मशीनें आई है ना आधुनिक, चक्री घुमाई और पेड़ काटते हुए चली जाती हैं, तो उस टाइम यही क्रांति एकदम से आई। उन्होंने पेड़ साफ यानी काट दिए, जंगल पूरा काट दिया, और वहाँ पे विस्तृत खेतों का निर्माण हुआ। तो उससे क्या हुआ कि जो कृषि व्यवस्था है उसमें उन्नति हुई। अब उसमें उन्नति हुई तो उससे हुआ क्या, सीधी सी बात है कि अनाज ज़्यादा पैदा होगा। अनाज ज़्यादा पैदा होगा तो कुछ अनाज तो स्वयं के उपयोग के लिए हो जाएगा, और कुछ अनाज कर के रूप में और व्यापार के रूप में। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे कर प्रशासन भी विस्तृत हुआ, राज्य प्रशासन भी विस्तृत हुआ, और साथ ही साथ व्यापार में उन्नति हुई। व्यापार में उन्नति हुई, साथ ही साथ अब इसमें यहाँ पे पशुपालन भी होता था, कृषि भी होती थी, पशुपालन भी होता था। और कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। यानी अभी तक देखा जाए तो तकनीकी रूप से हम इतने सक्षम नहीं थे कि नए नए फैक्ट्रियाँ यानी कुटीर उद्योग या हस्तशिल्प जो उद्योग होते हैं ना, उनकी स्थापना इतनी अच्छे से नहीं हुई थी। यहाँ पे शासक और कुलीन वर्ग यानी जो उच्च वर्ण थे और शासक था, वो भी कृषि कार्य करते थे। जैसे हम देखते हैं कि राजा जनक जो मिथिला के शासक थे, वो हल हाँक रहे हैं, बैलों को हाँक रहे हैं, हल चला रहे हैं। और जब वो हल चला रहे थे तो वहीं उनको सीता मैया मिली थी खेत में। जब उन्होंने हल से जोत रहे थे ना भूमि को, तो वहीं उनको सीता मैया मिली थी। तो इससे ये क्या निष्कर्ष निकलता है कि शासक वर्ग भी खेती का कार्य करता था। बैलों द्वारा खेती होती थी, कृषि भाई जुताई बुवाई जो भी हम कृषि व्यवस्था में देखते हैं वो सब होता था। शिल्पों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई। सीधी सी बात है, जब कृषि में उन्नति हुई, लोगों के पास अनाज ज़्यादा आया, यानी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हुई, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे खरीदना चालू, यानी इच्छाएं बढ़ेंगी ना, क्योंकि आवश्यकताएं क्या हैं कि वे चीज़ें जिनकी हमें इच्छा है और जिनके लिए हम पे कर सकते हैं, वही तो आवश्यकताएं हैं। तो अब क्या हुआ, आवश्यकताएं बढ़ी, क्योंकि आदमी की जो पेमेंट शक्ति होती है, पेइंग कैपेसिटी होती है, वो बढ़ने लगी, क्योंकि उसके पास अनाज ज़्यादा मात्रा में होने लगा। तो इससे क्या हुआ, जो शिल्प तकनीक होती है, जो शिल्पकारी होती है, उसमें वृद्धि हुई। जैसे धातु शिल्प हो गया कि लोगों ने भैया मूर्ति खरीदना चालू किया कि थोड़ा घर में अच्छी लगेंगी ये। बढ़ईगिरी कि अच्छी खटिया, अच्छा बेड, अच्छी अलमारी होना चाहिए, तो बढ़ईगिरी बढ़ी। रथ निर्माण बढ़ा, क्योंकि युद्ध वगैरह और राजतंत्र भी बढ़ रहा था, साम्राज्य विस्तार की अवधारणा आई, तो रथ निर्माण की कलाकारी भी यहाँ आ गई थी। चर्म कार्य जो होते हैं, जैसे चमड़े के कार्य जो होते हैं, बटुआ बनाना, पर्स बनाना,
और उसके कपड़े बनाना और क्या डिज़ाइन बनाना, बेल्ट बनाना, सैनिकों के लिए बख्तरबंद वगैरह बनाना। तो ऐसे ऐसे कर करके जो शिल्पकारी थी उसमें भी वृद्धि हुई। अब हम देखते हैं कि धातुओं के रूप में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें प्रचलन थी। तो सोना तो पहले से यूज होता आ रहा था, तांबा भी पहले से यूज होता आ रहा था, कांसा भी पहले से यूज होता आ रहा था। अब लेकिन जो नया धातु जोड़ा गया वो जोड़ा गया क्या? लोहा। लोहा एक ऐसा धातु था जिसने पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में एक चमत्कारी परिवर्तन लाया। यानी इसको देखा जाए तो लोहे का प्रयोग एक क्रांति थी। जैसे हम औद्योगिक क्रांति पढ़ते हैं ना, 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड में हुई थी, तो ऐसे ही एक क्रांति हुई थी प्राचीन समय में जब लोहे की खोज हुई। तो लोहे को उस टाइम पे यानी जो बोला जाता था ना, उसको बोला जाता था कृष्ण अयस। यानी कृष्ण मतलब आपने देखा कृष्ण जी सांवले थे, और लोहा भी आप देखोगे तो सांवले कलर जैसा दिखता है, ऐसा इस टाइप का, जब उस पर जंग वगैरह लग जाती है। तो लोहे को बोला गया कृष्ण अयस या श्याम अयस। यानी अब आप देख सकते हो कि उस टाइम पे धर्म और समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था, इन सब का गठबंधन इतना अच्छा था कि हर चीज कहीं ना कहीं धर्म से ड्राइव होती है। क्योंकि धर्म से जब चीजें ड्राइव होती हैं ना, तो लोगों में उसकी मान्यता बढ़ जाती है। धर्म से जब चीजें ड्राइव होती हैं तो लोगों में उसकी मान्यता बढ़ जाती है। तो इसलिए हर चीज धर्म से जोड़ दी गई। तो लोहे को भी क्या बोला गया? श्याम अयस या कृष्ण अयस। अब हम देख चुके हैं कि कला और हस्तशिल्प का उदय हो चुका था। अब सिक्कों के रूप में क्या क्या चीजें थी, अब हम देखते हैं सिक्के। तो सिक्के उस टाइम पे नहीं चलते थे, सिर्फ निष्क और शतमान, दो तरह के हार होते थे, गले के हार। इन्हीं को हम मुद्रा के रूप में उस टाइम पे प्रचलन था। लेकिन ज्यादातर जो व्यापार वाणिज्य होता था, चीजें खरीदी व बेची जाती थी, वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ही बेची जाती थी। कि भैया मेरी गाय और तेरी भैंस बदल लो आपस में, मेरा गेहूं तेरा तांबा बदल लो आपस में। कोई मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। बस अब हम लास्ट में जो इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, कि भैया लोहे की प्रचलन के द्वारा कृषि कार्य बढ़े, कर प्रशासन बढ़ा, तो उससे व्यापार वाणिज्य को गति मिली, लोगों के पास अधिशेष अन्न आया, तो उनके प्रति उनकी आवश्यकताएं बढ़ी तो शिल्पकारी बढ़ी, तो धीरे धीरे शहरों का विकास प्रारंभ होना चालू हुआ। यानी यहाँ पे कस्बे बन गए। क्योंकि हमेशा याद रखना, व्यापार वाणिज्य शहरों की विशेषता होती है, ना कि गाँव की। गाँव में व्यापार वाणिज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाँव में लोग बहुत आत्मीय रूप से रहते हैं साथ में। लेकिन शहरों में लोग मतलबी बहुत होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। आपने मुझसे क्या लिया, मैंने आपको क्या दिया। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, और धीरे धीरे जो जनपद थे वो महाजनपद की ओर अग्रसर होते चले गए। तो अब जब 6वीं ईसा पूर्व का जो हम भारत पढ़ेंगे, यानी बुद्ध काल का भारत पढ़ेंगे, तो वहाँ 16 महाजनपदों का उदय हमें मिलता है। तो ये धीरे धीरे ही तो विकसित हुआ, एकदम से ये तो हुआ नहीं कि हमने जैसे ही उत्तर वैदिक काल खत्म किया और एकदम से महाजनपद काल में शहर बन के तैयार हो गए। नहीं, ये धीरे धीरे एक प्रोसेस थी, एक लंबी प्रोसेस थी। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका अलग से छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो लगभग जो भारत की धार्मिक व्यवस्था है उसमें इतना परिवर्तन नहीं आया। लेकिन उस टाइम पे जो डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था धर्म के क्षेत्र में। अब वो क्या, जैसे हम देखते हैं कि भैया बहुदेववादी थे लेकिन एकेश्वरवादी थे। बहुत सारे देवताओं को तो पूजते थे, यानी 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता, लेकिन अल्टीमेटली यही मानते थे कि ईश्वर एक है। प्रकृति की पूजा करते थे। मैक्सिमम पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। तो आपने देखा जब सामाजिक व्यवस्था में पुरुष प्रधानता होती है, पितृसत्तात्मक सत्ता होती है, तो देवता भी पुरुष प्रधान ही होते हैं। क्योंकि जितने भी देवता हैं ना, वो मानव मस्तिष्क की उपज हैं। ईश्वर उपज नहीं है। ईश्वर मतलब ब्रह्म मानव मस्तिष्क की उपज नहीं है। लेकिन जो देवता हैं, जो प्रकृति में
जो बदलाव होते हैं और उसके बाद जो आपदाएं आती हैं और मानव उनको समझ नहीं पाता, तो यहीं से धीरे धीरे देवताओं का विकास होता है। तो उस टाइम पे 33 कोटि देवता थे, यानी 33 प्रकार के देवता थे, लेकिन मानव ईश्वरवादी था, यानी आर्य एक ही ईश्वर को मानते थे, लेकिन ईश्वर एक ही, यानी एक ही ब्रह्म है। उसके नीचे फिर वो 33 प्रकार के देवता हैं। प्रकृति पूजा होती थी, साथ ही साथ में देवताओं के स्थान में यहाँ परिवर्तन आ गया। अब जैसे हम जब ऋग्वैदिक देवता देखते हैं तो सबसे प्रमुख देवता कौन थे वहां पे? इंद्र, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण, फिर उसके बाद बाकी के देवता। लेकिन यहां पे जो मुख्य देवता कौन हो गए? प्रजापति, विष्णु और रुद्र। यानी एक तरीके से देखा जाए ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रजापति यानी जो पालन करने वाला है, जो जन्म देने वाला है, विष्णु मतलब जो पालन करने वाला है, और रुद्र मतलब जो विनाश करने वाला है। अभी तक ऋग्वेद में क्या था? रुद्र क्या था? पशुओं के देवता थे, यानी पशुपालकों के जो देवता थे वो रुद्र थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मानव समाज बदला, मानव की जरूरतें बदली, वैसे वैसे देवता भी बदलते चले गए, उनके स्थान में भी परिवर्तन होते चले गए। यहां पे एक चीज जो हम देखते हैं कि धर्म का जो स्वरूप था, यानी पूजा पद्धति जो थी वो कर्मकांड प्रधान हो गई थी। कर्मकांड प्रधान मतलब कि यज्ञों का बहुत प्रचलन हो गया था, पशु बलि बहुत ज्यादा दी जाने लगी थी, मंत्रोच्चारण से यज्ञ होते थे, और जीवन के हर क्षेत्र में यज्ञ और कर्मकांड पशु बलि घुसेड़ दी गई, जिससे कि ब्राह्मणों के पास ज्यादा से ज्यादा सत्ता आती चली गई, शक्ति आती चली गई। पुनर्जन्म की अवधारणा का यहाँ पे विकास हो चुका था कि भैया ये मर जाओगे तो उसके बाद नया जन्म होगा। षड दर्शनों का विकास हो चुका था। षड दर्शन कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शनों का विकास हो चुका था, और मोक्ष की अवधारणा का विकास हो चुका था। तो इस प्रकार जो धर्म का स्वरूप हम पढ़ते हैं यहाँ पे खत्म होता है। और अगले जो टॉपिक रहेगा मैं उसमें बताऊंगा कि जो सिंधु सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी उसमें अंतर क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।